हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एफएमबीडीए और जिसमें हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था हमारा पहला चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जिन भी स्टूडेंट ने हमारी पहली दो क्लासेस, सर पहली दो में पहले इंट्रो था, देन फर्स्ट क्लास हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट कर दिया था और आज है हमारा कौन सा तीसरा क्लास। देखा जाए तो इन टोटल में तीसरा क्लास है और कैपिटल स्ट्रक्चर का सेकेंड क्लास है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारी वो दो क्लासेस नहीं देखी, मैं चाहूंगा कि पहले जाके वो दो क्लासेस देखें। फिर भी नहीं सर, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ही देखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक तो आज क्या करने वाले हम लोग, पिछला जो पढ़ा था ऑब्वियसली वो सबसे पहले रिकॉल करेंगे। हर बार यही रहेगा अपना प्रोसेस, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो पहले रिकॉल होगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, आज के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा क्या रहने वाला है, बुक रहने वाला है और वो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी में ये बुक आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपको हमारी एप्लीकेशन पे ये नोट्स व्यू ओनली सेक्शन में जरूर मिलेंगे। मतलब किसी को, ठीक है, क्या करना हो कि सर हमको है ना जब तक हार्ड कॉपी नहीं मिल जाती तब तक क्या करें, तो आप व्यू ओनली के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, एक प्रॉपर बुक फॉर्मेट में मिलने वाला है, प्रॉपर बुक मिलने वाला है। हार्ड कॉपी के अंदर मिलेगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपको ये बुक नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको क्या रहेगा, समझाने का प्रोसेस क्या रहेगा, सर ये रेगुलर बैच है कि एग्जाम ओरिएंटेड, ये रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड है। जिसने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी उसको पता भी होगा कि भाई ये देखो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, देखा जाए तो ये एग्जाम ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग बना रखे हैं कि फटाफट फटाफट हम क्या कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो, आपने लास्ट क्लास में देखा हो, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिखकर पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है। और लास्ट वाली क्लास में तो केवल और केवल मैंने इस तरीके से आपको लिखवाया है। तो इसका मतलब ये रेगुलर बैच भी है, तो आप इसे रेगुलर बैच बोल सकते हैं। सिंपली थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब मैंने अपने दिमाग को यूज करते हुए क्या किया है, टाइम को सेव करने का एक प्रोसेस डाल दिया है, नथिंग एल्स। ठीक है, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, पूरा एकदम अच्छे से गो थ्रू करवाया जाएगा। सारे फॉर्मूलाज सिखाए जाएंगे, रटवाए नहीं जाएंगे। हर फॉर्मूला कैसे बना, कैसे उसका यूज हो रहा है, वो सब बताया जाएगा। कहीं भी आपको रटने जैसा सीन नहीं आएगा। रटने जैसा मान लो, देखो 100 नंबर का मामला होता है ना, वहां पे अपने को मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का ऐसा हो सकता है, कहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही ऐसा हो कि भैया इसको तो ऐसा एज इट इज याद कर लो, ठीक है ना, जिसने बनाया बना के चला गया। बाकी 90% केस में आपको क्या किया जाता है, वो बताया जाता है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों बनाया गया वगैरह, वो सब बताया जाता है। चलिए, और क्या करें सर, अब स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो ये जो बाजू में ले जाके तुमको समझाया जाता है, पहले फटाफट से हम रिकॉल करेंगे और देन उसके बाद क्या करेंगे, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए रिवीजन शुरू करें। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखते हैं। यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखने का मैंने आपको रीजन बताया था, ये आपके बाद में काम आएगा। पहले काम आता ही आता है कि भैया एक रोड मैप मिल जाता है, बाद में भी काम आएगा। बाद में कैसे काम आएगा, सिर्फ इन टॉपिक को देखकर आप क्या पता लगा सकते हैं कि भैया हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या हमको याद है कि नहीं है, मेमोराइज है कि नहीं है। तो बस व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, सर किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल है हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड नाम देंगे और वही कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाएगा। ठीक है, कैसा कैसा, इक्विटी हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, लॉन्ग टर्म डेट हुआ, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हुआ, ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा क्या, फिर हमने देखा ईपीएस की कैलकुलेशन। ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दिखाऊं साथ साथ में तुमको, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, और पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कर देते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब सैलरी हुआ, रेंट हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस हुए, कोई अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए ऑफिस को रन करने के लिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो भी हैं फिक्स नेचर के, जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा खर्चा भी कम होगा, दैट इज वेरिएबल। और फिक्स मतलब कोई इंपैक्ट नहीं आता, प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तब भी वो खर्चा इनकर होगा। ओके, लेस कर दी क्या आ जाएगा, ईवीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेस क्या कर दोगे, इंटरेस्ट लेस करोगे। इंटरेस्ट किस पर, कोई लोन वगैरह ले रखा है, कोई डिवेंचर्स वगैरह इश्यू कर रखे हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा। देन पीबीटी, गवर्नमेंट को टैक्स दे देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, ये भी फिक्स होता है, इसलिए इसका भी नाम क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इंटरेस्ट भी क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, ये क्या आ जाएगा, इतेश आ जाएगा। और क्या होगा,
देन हितेश को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा, मतलब अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। जिसको देना था, जो खर्चे करने थे कर दिए, लोन प्रोवाइडर को देना था दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना था दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, जो बचा, अब जो बचा वो सारा का सारा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, चलिए ये सब हमने बातें की थी और ये टर्म्स वगैरह हमने समझे थे। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईबीआईडी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने अपनी टोटल कैपिटल पे क्या कमाया, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट पे, इन टोटल पे क्या कमाया। ठीक है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईडी को इंपैक्ट नहीं करता है। पैसा देखो, एक बात बताओ, पैसा चाहे मैं कहीं से लेकर आऊं, ठीक है ना, अपने मम्मी से लेकर आऊं, पापा से लेकर आऊं, भाई से लेकर आऊं, ठीक है, किसी से भी लेकर आऊं, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं ऑब्वियसली कमाऊंगा तो उस पर उतना ही ना। हाँ, फिर देना किसको कितना कितना वो बात का मैटर है ना, वो फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, वो क्या हो गया है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन का रोल है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लेकिन उससे पहले मतलब यहां तक ईबीआईडी तक आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपके ईबीआईडी को इम्पैक्ट नहीं करता है। ओके, जाना था हमने। फिर हमने जाना था इंटरेस्ट की कॉस्ट। हम जो जानते आए हैं आज तक देखते हैं भैया 2 लाख है, 10% डिवेंचर है 20,000, ये जो 20,000 इंटरेस्ट की कॉस्ट है बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा डिसीजन मेकिंग के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 20,000 हम दे रहे हैं इसकी वजह से हमको क्या हो रहा है, टैक्स सेविंग हो रहा है। क्योंकि अगर ये 20,000 नहीं होते तो 1.5 लाख पे टैक्स लगता कि नहीं लगता, 150 पे टैक्स लगता, बिल्कुल लगता सर, 45,000 का टैक्स देना पड़ता, बट अभी कितना देना पड़ रहा है, 39,000 का देना पड़ रहा है। दैट मीन्स 6,000 का टैक्स सेविंग हो रहा है। क्यों हो रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा करने की वजह से ही तो टैक्स आपको कम देना पड़ रहा है, टैक्स सेविंग हो रहा है। बिल्कुल सर, टैक्स सेविंग हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि फिर डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंटरेस्ट का खर्चा होगा ना, वो हम किस तरीके से जज करेंगे। मैं कहा 20,000 लग रहे हैं लेकिन 6,000 बच भी तो रहे हैं, तो नेट कितना 14,000। ओके, और ये हमने रेट में कन्वर्ट कर दिया 10% और 7%। ठीक है, इंटू 1 - t करेंगे तो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डन। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में चेक किया, मैं कहा भैया यहाँ पे कोई टैक्स सेविंग होती है क्या, होती है क्या, नहीं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के कारण किसी तरह की कोई टैक्स सेविंग नहीं होती है। नो, देयर इज नो टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इसलिए इसकी जो कॉस्ट है ना, जैसे ये थे 12%, ये आफ्टर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स नहीं होता। डिवेंचर्स में क्या होता है, यही चीज 10% डिवेंचर्स है, जो इंटरेस्ट रेट है वो बिफोर टैक्स है। अब इसमें टैक्स सेविंग को और कंसिडर करेंगे तो ये कॉस्ट और कम हो जाएगी। ये कॉस्ट है नो डाउट, हमको 10% देना पड़ रहा है डिवेंचर होल्डर को, लेकिन इसकी वजह से 30% टैक्स भी तो सेव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो 7% नेट कॉस्ट आएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इस पर किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं है, इसलिए नेट कॉस्ट कितना है 12% आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग। हाँ, मैंने कहा था कंपेरेबल बनाने के लिए बिफोर टैक्स के लिए, अगर कहीं अपने को कंपेरेबल बनाना हो इसको, तो यस हम इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 1 - t करके। ओके, 1 - टैक्स रेट, टी क्या है, टैक्स रेट है। ओके, फिर मैंने यहाँ से आपको समझा भी दिया था, तो पूरा प्रॉपर में बाजू में ले जाके तुमको समझाया गया था। अब हमको क्या करना है, आज हमको है ना ईपीएस की कैलकुलेशन करनी है। और अब हम आ रहे हैं अपने नोट्स पे, तो जो कल पढ़ा था आज उसको यूज करने का टाइम आ गया। चलिए शुरू करें आज का क्लास। ओके, देखिएगा चैप्टर 1 कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म। अब आपको अपना बुक ओपन रखना है, साथ साथ में पढ़ना है, और उसी बुक में जो भी लिखना होगा साथ साथ में आपको लिखना है। तो बुक में भी लिखना होगा, रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा, ठीक है ना। मेहनत का मैंने बोला ना, कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं होता है, मैं बार बार बोलूंगा यही लाइन, चाहे तुम थक जाओ, चाहे तुम पक जाओ, कुछ भी हो, लेकिन मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कल ही मैंने एक बढ़िया सी लाइन पढ़ी थी कि अगर आप फेलियर नहीं होना चाहते तो क्या करें। अगर आप फेल नहीं होना चाहते, आपको फेलियर ना मिले, तो आप क्या करें। एक ही रास्ता है, सक्सेसफुल बन जाओ। एक ही रास्ता है, सक्सेसफुल बन जाओ, है ना। सक्सेसफुल होना चाहते हो, फेल नहीं होना चाहते, तो एक ही बात है, एफर्ट्स करो, है ना। और दिमाग में रख लो कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मेरे को सक्सेसफुल होना है एनी हाउ, किसी भी कीमत पर मुझे क्या करना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है ना। इंस्टा पे रील्स देख के सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, है ना। बन पाओगे, देखो उसको भी, अगर आपको रील क्रिएट करना है, अगर आपको रील्स में बनानी है, रील बनानी है, उसी में आगे जाना है, या अपने काम के लिए भी थोड़ा बहुत अपने को रील्स बनाना आना चाहिए, वो सब करना है, ठीक है। बट पूरा दिन तुम फालतू की रील्स देखे जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, वो सब नहीं चलेगा। फालतू का टाइम इधर उधर गप्पों में, है ना, अपने दोस्तों के साथ गप्पे करने बैठ गए और वहां पे बिता रहे हो, नहीं, ठीक है। ये सब तब करना जब तुम सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ, और तुम्हें अब कम टाइम की जरूरत हो कि भैया अपनी सक्सेस को मेंटेन करने के लिए। क्या होता है, मेंटेन जब करना होगा तो कम टाइम लगेगा, लेकिन अभी तो तुमको सक्सेस होना है ना,
होने के लिए थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। अभी ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे, बाद में रिलैक्स रहोगे। अभी रिलैक्स रह गए तो भैया जिंदगी भर एफर्ट्स लगाते रह जाएंगे और रिजल्ट भी नहीं आता है। तो भैया सिंपल सी बात है, मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, बार बार एक ही लाइन बोलूंगा, तुम भी बार बार एक ही लाइन बोलना। इवन मैं तो कह रहा हूं कमेंट में भी लिखना, मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। चलिए, तो शॉर्टकट ना अपनाए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, बुक ओपन रखना, बुक के साथ साथ देखना, बिना बुक्स के बिना रजिस्टर के मत बैठना भाई। सिर्फ गाड़ी में चल रहे हो और तुम सुन रहे हो कि चलो इस महाराज को सुन लेते हैं, तो ऐसा मत करना। मैं कोई महाराज नहीं हूँ, ठीक है ना, कि मेरे वचन सुन के तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, अपने को शांति तभी मिलेगी जब अपने पास मस्त मस्त पैसा आएगा, अपन बढ़िया बढ़िया, है ना, अच्छे अच्छे शौक पूरे करेंगे, तभी अपने आत्मा को शांति मिलेगी। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो आपने कैपिटल इन्वॉल्व किया है, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया है, उसका पैटर्न क्या है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। बोला ना, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट। इसमें हम क्या जानते हैं, विद डिटरमाइन, हमको ये पता करना होता है व्हाट सिक्योरिटीज इज टू बी इशूड एंड इन विच प्रपोर्शन, कौन सी सिक्योरिटी अपने को इश्यू करना है और किस प्रपोर्शन में इश्यू करना है, कितना इक्विटी, कितना डेट वगैरह, कितना डेट यूज करने से हमारी ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा वगैरह, ये सब चीजें हमको जज करनी होती है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड। पैसा रेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सोर्सेज हैं। क्या क्या है वो? शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, लोन से पैसा रेज कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस तरीके से हम इन लोग इतना दिमाग लगा क्यों रहे हैं? अरे पैसा लाना है कहीं से ले आओ, नहीं, पैसा लाना है कहीं से लाओ। मैं कह रहा हूँ कि देखो जी, एक तुमको है ना 15% से पैसा दे रहा है, रेट से लोन दे रहे हैं, एक तुमको 20% से तुमको लोन दे रहा है, तो भैया तुम कहाँ से लोगे? 15% वाले से लोगे कि 20% वाले से लोगे? ऑब्वियसली यार 15% वाले से लेंगे ना। क्यों? दिमाग कह रहा है हमारा कि वो पैसा कम चार्ज कर रहा है, वो इंटरेस्ट कम चार्ज कर रहा है, तो ऑब्वियसली जहां सस्ता होगा वहां जाएंगे। तो हमारा यहाँ का भी ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऑब्जेक्टिव है सेम, कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हम हमारी रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और रिटर्न मैक्सिमाइज कब होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब कॉस्ट मिनिमम लगेगी, जब कॉस्ट मिनिमम लगेगी। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनली क्या हो गया है? परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो गया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, कमाया हुआ पैसा। ठीक है जी, वो भी तो बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो भी तो आपके लिए कुछ जनरेट करके दे रहा होगा, बिल्कुल, वो भी आपकी कैपिटल है, सिंपल। चलिए, ईपीएस की कैलकुलेशन हमने कल देखी थी, बिल्कुल देखी थी सर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, पीबीटी लेस टैक्स, पीएटी लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इतेश, इतेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस। याद हुई होगी ना? अगर तुम जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रहे हो, दैट मींस अभी तक प्रैक्टिस की कमी है। और जब तक तुम मेरी तरह इस तरीके से ना बोल पाओ, तब तक भैया बोलते रहो, है ना, बोलते रहो, बार बार रिकॉल करते रहो, है ना। कहीं पे भी अटक रहे हो, दैट मीन्स गड़बड़ है ना। बुक को बंद करके भी देखा करो, बुक को ओपन रख के तो सभी बोल लेंगे, बुक को बंद करके बोल के दिखा, फिर मानेंगे। ठीक है, टारगेट यही है भैया, बुक को बंद करके बोल के दिखाओ। चलिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या है देखो। एक एग्जांपल लिया हमने और अब हम ईपीएस की कैलकुलेशन को सीखने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा स्टेटमेंट ऐसा बनता है, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टोटल कैपिटल कितना? 10 लाख। ईबीआईटी कितना है? 15% ऑफ टोटल कैपिटल। ओके, मतलब आप टोटल कैपिटल पे कितना कमाते हो? टोटल कैपिटल 10 लाख है, इसमें इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस टोटल कैपिटल पे कमाते कितना हो? 15%, मतलब 1,50,000 आपका ईबीआईटी रहने वाला है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, टोटल कैपिटल 10 लाख है, मतलब आपका ये जो 15% है, दैट मीन सर ये आरओआई हो गया। बिल्कुल, ये आरओआई हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, टैक्स रेट 30% है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 100 रुपए आपको गिवन है। कैलकुलेट ईपीएस इन द डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर केसेस आर गिवन बिलो। आपको अलग अलग मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे कि केस 1 मैंने लिया ऑल इक्विटी, मतलब पूरे 10 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ कहां से? इक्विटी शेयर से रेज किया। अच्छा, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना? 100, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख है ना, 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100। हर चीज कैलकुलेटर से करते हो? बिल्कुल सर, हम तो हर चीज कैलकुलेटर से करते हैं, हम दिमाग नहीं लगाते हैं ना। लगा लिया करो, दो जीरो तो हटाने थे। 10 लाख डिवाइड बाय 100, 10,000 शेयर। मतलब पहला केस है कि पूरे का पूरा पैसा आप इक्विटी शेयर से रेज कर रहे हो, 10,000 इक्विटी शेयर से। केस 2 क्या कहते हैं? केस 2 हमने लिया
कि 5 लाख इक्विटी से और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर से हम रेज कर रहे हैं, ठीक है। केस 2A कौन सा है, 5 लाख इक्विटी से 5 लाख प्रेफरेंस। मैंने कहा फिर फर्क क्या है, फर्क ये है, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये 10% रेट है डिविडेंड रेट और ये 10.5% है। देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मैंने बोला ना मेरा पर्पस केवल आपको नॉर्मल एग्जाम के लिए रेडी करना नहीं है, रियल लाइफ के लिए भी तुमको ऐसा बना दूं कि तुम लोग मुझे याद रखो कि यार एफएम पढ़े थे तो एएम से पढ़े थे, एफएम पढ़े थे तो एएम से पढ़े थे, ठीक है ना, शानदार पढ़ाते थे सर, ठीक है। चलिए अब देखो 12%, 12%, 10%, 10.5% और लास्ट वाले में क्या है 12%। बाकी मैंने प्रोपोर्शन सेम रखा, 5 लाख 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये 4 केसेस मेरे पास है, इन 4 केसेस में मुझे क्या करना है, मुझे ईपीएस कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। देखो जरा फटाफट, कुछ बच्चे तो करने भी लग गए होंगे ना, वेरी गुड, फटाफट फटाफट है ना, कमेंट में भी तुम लोग आंसर मैसेज टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलिए सारे केसेस का ईपीएस बता दो, देखते हैं। मेरे से पहले बताया ना, अगर मेरे से पहले कैलकुलेट किया तभी कमेंट करना, वरना कमेंट मत करना, ठीक है। चलिए अब देखो केस 1, केस 1 में क्या आएगा सर, ईबीआईटी कितना, मैंने कहा कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो भाई, ईबीआईटी क्या रहने वाला है, 10 लाख का 15%, 1,50,000, चाहे केस 1 हो, चाहे केस 2 हो, चाहे 2A हो, चाहे 2B हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ईबीआईटी 150 रहेगा, क्योंकि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इंपैक्ट नहीं करता है। लेस क्या कर देता है, इंटरेस्ट लेस कर देता है। इंटरेस्ट कितना है सर, केस 1 तो सारा का सारा पैसा इक्विटी से रेज कर रखा है, तो इंटरेस्ट तो किसी को देना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, निल है। अच्छा केस 2 के अंदर सर थोड़ा इक्विटी से थोड़ा प्रेफरेंस शेयर में का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड दिया जाता है, इंटरेस्ट तो नहीं दिया जाता। इसका मतलब हमने ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्ट ही नहीं किया कि हमको इंटरेस्ट देना पड़े, हमने लोन रेज ही नहीं किया, डिवेंचर इशू ही नहीं किया, सिंपल। पीवीटी कितना आएगा, तो 150 ही पीवीटी रह गया, 1,50,000 पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस पर टैक्स लगेगा हमको 1,50,000, 1,50,000, टैक्स कितना 30%, ये लो जी 30%, 45,000, 30% 45,000, 45,000, सब में सेम, बिल्कुल सब में सेम लगा। ओके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 1,05,000, 1,05,000, ओके 1,05,000, ओके। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना, मैं कहा केस जो 1 है, केस 1 में क्या है, ऑल इक्विटी है, ऑल इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, सर हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज ही नहीं किया, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आएगा कहां पे, आएगा ही नहीं, निल है। अच्छा केस 2 के अंदर देखते हैं, 2 के अंदर कितना सर, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 10% रेट है, तो 5 लाख का 10% कितना होता है सर, 5 लाख का 10% 50,000, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना हो गया 50,000। देन नेक्स्ट 5 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 10.5% इस बार रेट है, तो 5 लाख इंटू किया मैंने 10.5%, 52,500, 52,500, ओके 52,500। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा 2B, जैसे जैसे ऑब्वियसली डिविडेंड का रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही, बिल्कुल सर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, 60,000, 2 से 2A में बढ़ी, 2A से 2B में बढ़ गई, कॉस्ट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली अर्निंग्स कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। 1,05,000, देन 1,05,000 में से अगर मैं लेस करूं 50,000, तो 55,000 रहा, फिर 1,05,000 में से लेस करूं 52,500, तो 52,500 रहा, और अगर मैं 60,000 लेस कर दूं, माइनस किया 60,000, तो 45,000 रहा। ओके हितेश आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, ये जो टोटल अर्निंग्स है अब किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सारा का सारा पैसा आपने इक्विटी से रेज किया, 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000, ओके। केस 2 के अंदर ध्यान से बताना, केस 2 में ध्यान से बताना, इक्विटी से कितना पैसा रेज किया सर, इक्विटी से 5 लाख रुपए रेज किए,
तो 5 लाख रुपए अगर इक्विटी से इश्यू किए हैं, तुमने रेज किए हैं, तो 100 रुपए इक्विटी का फेस वैल्यू है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 5000। सेम इसमें भी 5000, सेम इसमें भी 5000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है? यहाँ पर तीनों केसेस में 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स हैं। ओके, ठीक है। नाउ ईपीएस कितना आएगा यहाँ पर? 10.5। कैसा? हितेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हितेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, 10.5। नेक्स्ट 55,000 डिवाइडेड बाय 5,000 रुपीज कितना? 11। ओ, ईपीएस इंक्रीज हो गया। हमें तो लगा था सर हितेश कम हो रहा है तो ईपीएस भी कम होगा, ये कैसे बढ़ गया? मैंने कहा भाई हितेश कम हो रहा है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी तो कम हो रहा है, तो ईपीएस बढ़ गया। बाकी ऑब्जर्व करेंगे और कि ईपीएस क्यों बढ़ा है, बताऊंगा मैं कि ईपीएस आखिर क्यों बढ़ा है, पूरा बताऊंगा। बोला ना ऐसे नहीं कि सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन पे तुमको छोड़ दिया, नहीं। लॉजिक नहीं सीखा तो क्या सीखा, है ना? तभी तो बोलोगे तुम एफएम पढ़ना है तो ओनली एएम से। चलो देखो, 52,500 डिवाइडेड बाय 5,000, 52,500 डिवाइड बाय 5,000 कितना आएगा? 10.5। ये केस 1 के बराबर क्यों आ गया? लगाओ दिमाग, दौड़ाओ दिमाग, करेंगे ऑब्जर्व, बताएंगे तुमको रीजन। 10.5 यहां से यहां सेम क्यों आ गया? ये क्या जादू हो गया? क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? देखेंगे। लास्ट वन, 45,000 डिवाइडेड बाय 5,000 रुपीज 9 रुपए। ओके, ईपीएस हमने कर लिया है, ऑब्जर्व अभी हम नहीं करने वाले हैं एक बार के लिए। क्या ईपीएस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्या है ना? कुछ नालायक बच्चों को फिर से बता दूं, इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि लोन ले ही नहीं रखा है, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन या डिवेंचर है ही नहीं। अच्छा, प्रेफरेंशियल से पैसा रेज कर रखा है तो प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे, सिंपल, दैट्स इट। चलिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम कैसे होगा सर? वो तो 10,000 थे ना। अरे 10,000 तब थे जब सारा का सारा पैसा इक्विटी से रेज कर रखा था। यहाँ पर हमने इक्विटी और प्रेफरेंस का मिक्स यूज किया है, तो इक्विटी से तो 5 लाख रुपए रेज किए, तो इसका मतलब सिर्फ 5,000 शेयर थे ना इक्विटी शेयर। डन, ओके डन। चलिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, रुक के उसी एग्जाम्पल को वापस कंटिन्यू करते हैं। कुछ और अलग अलग स्ट्रक्चर हम देखते हैं। क्या है देखो, वही 10 लाख का कैपिटल, वही 15% का आरओआई, सेम। लेकिन इस बार क्या बोला? इस बार ईपीएस सेम, वही क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ वो सुनो। केस हमने आगे बढ़ाए, 2 से आगे बढ़े। मैंने कहा केस 3, 3A, 3B और 3C। इसमें क्या किया? इक्विटी के साथ किसको मिक्स किया गया है? इसमें इक्विटी के साथ साथ, इक्विटी भाई 50%, मतलब 10 लाख का 50% 5 लाख, मिक्स किसको किया? डिवेंचर्स को मिक्स किया, डिवेंचर्स को मिक्स किया है। चलिए देखते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर का मिक्स बनाया, अभी इक्विटी और डेट का मिक्स बनाया। चलिए कितना आएगा ईबीआईटी? सोच के बताओ ईबीआईटी कितना आएगा सर? ईबीआईटी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इंपैक्ट नहीं करता है। तो 10 लाख टोटल कैपिटल था ना, उस पे ईबीआईटी कितना है? 15%। तो 10 लाख का 15%, 1,50,000, 1,50,000। ओके, 1,50,000, 1,50,000। डन। इंटरेस्ट कितना सर? इंटरेस्ट इस बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा इस बार इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट जरूर जाएगा। कितना सर? 50% पैसा हमने डिवेंचर से रेज किया, 10 लाख का 50%, 5 लाख रुपए डिवेंचर से रेज किए, और इस 5 लाख पे इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। ओके, 50,000। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 50% पैसा आपने रेज किया है डिवेंचर से, लेकिन रेट क्या है? 10 नहीं, 12% है। तो 5 लाख का 12% तुमको देखना होगा, कितना? 60,000। ऐसे ही आगे 15% है, तो 5 लाख का 15%, 75,000, और फिर 16% है तो 80,000 इज द इंटरेस्ट। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑब्वियसली इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पीबीटी। पीबीटी कितना? 150 माइनस 50, 1 लाख। यहाँ पे 90,000, यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 70,000।
टैक्स 30%, 30,000, 27,000, और फिर आई थिंक 22,500 होगा, बिल्कुल 22,500, और देन 21,000, 21,000। ओके, अब लेस कर दो, 1 लाख माइनस 30, 70,000, 90,000 माइनस 27,000, 63,000, 75 माइनस 22,500, आई थिंक 52,500। ओके, और फिर 49,000। ओहो सर, इतना सोचना पड़ रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं कहा फिर एक तरीका बताओ। 1 लाख, सबसे पहले इसको, किसी को आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो उसको बता देता हूँ। 1 लाख इंटू 30% किया, 30,000 आया, माइनस का बटन इक्वल टू का बटन, कितना आ गया? 70,000 आ गया, बचा हुआ। ऐसे यहां पर देखो, 90,000 का 30%, 90,000 इंटू 30%, 90,000 इंटू 30%, 27,000, माइनस का बटन इक्वल टू का बटन प्रेस किया, 63,000 आ गया अपने आप। 70% अपने आप आ जाता है, माइनस इक्वल टू कर दे, क्योंकि 30% आप कैलकुलेट कर चुके थे, अब माइनस इक्वल टू कर दे, रिमेनिंग 70% आपका कैलकुलेटर शो कर देगा, सिंपल। 75,000 इंटू 30%, 22,500 आया, माइनस इक्वल टू किया, 52,500 आ गया। अच्छा, अब एक काम और कर सकते थे, 70,000 है ना, इंटू 30% तो मैं कैलकुलेट कर चुका था, अब 40 बाकी बचा, 70% कैलकुलेट करना, तो या तो इंटू 70% कर लूं, या माइनस 30% कर दूं, माइनस 30%, 49,000 सिंपल। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बेस्ट ये थे इंटू 30% करके माइनस इक्वल टू कर लो, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, मैंने कहा इस बार हमने इक्विटी और डेट से रेज किया है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है, तो हितेश सेम रहेगा, 70,000, 63,000, 52,500 और 49,000, दैट्स इट। ओके, नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, सोचकर बताना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मैं इक्विटी से कितना पैसा रेज किया सर? इक्विटी से ना 50%, 10 लाख का 50% कितना? 5 लाख। 5 लाख रुपए मैंने इक्विटी से रेज किए, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 5,000 शेयर, 5,000 शेयर्स हमने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं। ओके, सब में सेम है? हाँ, सब में सेम है, 50%, 50%, 50%। ओके, मतलब सब में 5 लाख रुपए मैंने इक्विटी शेयर से रेज किए हैं। ओके, 5,000 डिवाइड करके देख लो, 70,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आएगा? 14। टाइम बचाना है, तीन दो दो तीन तीन जीरो जितने गायब हो सकते हैं कर सकते हो। अब 63,000 है, तो 63 डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ, 5,000 था, 5 ले लिया, जीरो कम टाइप करने पड़ेंगे, 12.6, 52,500, दिमाग नहीं लगाना तो, डिवाइड बाय 5,000, 10.5। सर ये तो ऑल इक्विटी वाले केस में भी 10.5 थी, क्या यहाँ पे भी कोई कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे भी कोई कहानी है कि ऑल इक्विटी वाले केस में 10.5 है, केस 2A में भी 10.5 है, और यहाँ पर केस 3B में भी 10.5 है? देखेंगे कोई कहानी, कोई लॉजिक। 49,000 डिवाइड बाय 5,000, 9.8। ये लो जी, ईपीएस की कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको ईपीएस की कैलकुलेशन आए, केवल भैया एक ईपीएस कैलकुलेट करके बता दो, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल सर, हम ईपीएस की कैलकुलेशन तो कर देंगे, ऑब्जर्वेशन अब करते हैं, दिमाग अब दौड़ाते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग अब दौड़ाते हैं। किसी को केवल ईपीएस की कैलकुलेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो यस हो गया, सीख लिया हमने ईपीएस की कैलकुलेशन। लेकिन अब कुछ और एक्स्ट्रा सीखते हैं, जिससे हमको पढ़ने में मजा आता है, कुछ नई चीजें सीखते हैं। ऐसा दूसरों से कुछ अलग आता है तभी तो घमंड होता है ना। दूसरों के जितना अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, उसको भी आता है, हमको भी आता है। दूसरों से कम आता है तो ऐसा थोड़ा गिल्ट फील होता है, ठीक है। और दूसरों से ज्यादा आता है ना, तो भैया प्राउड फील होता है, घमंड नहीं कहूंगा, प्राउड फील होता है कि यस मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं कर सकता, ये घमंड है। मैं मैं कर सकता हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ, ये प्राउड है, ठीक है। चलिए, ओके, सुनो, तो इतना सा फर्क होता है ना, ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये बहुत छोटी लाइन होती है, क्रॉस करता है कोई इंसान, कोई क्रॉस नहीं करता है ना। अब सुनो, क्या करें सर? अब ऑब्जर्वेशन करते हैं। ईपीएस की कैलकुलेशन तो सीख लिए,
अब हमको ना हर एक केस को ऑब्जर्व करना है, हर एक केस को ऑब्जर्व करना है, तो करते हैं। चलो देखो यहां पे आओ ऑब्जर्वेशन में। सर क्या लिखें? मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो मैंने आपको लिखवाया भी था, कि ये जब प्रेफरेंस शेयर हम देख रहे थे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, जब हम प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड किए, क्या किसी तरह की इसकी वजह से कोई टैक्स सेविंग हुआ? मैंने कहा देखो ऑल इक्विटी के केस में टैक्स कितना दे रहे थे? 45। जब इक्विटी के साथ प्रेफरेंस को मिक्स किया तब भी टैक्स कितना दे रहे हैं? 45,000 दे रहे हैं। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से या प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बनाने पर भी किसी तरह का कोई टैक्स में आपको बेनिफिट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है सर, नो टैक्स सेविंग। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था देयर इज नो टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सीखा था हमने, कल भी सीखा था। नाउ केस वन का केस वन है, अगर आप ऑल इक्विटी देखते हैं, अगर आप सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से रेज कर रहे हैं तो आपका ईपीएस 10.5, दैट्स इट। हमने ऑब्जर्व किया, ये रहा 10.5 ऑल इक्विटी के केस में। केस टू, अब तुम सोच के बताओ तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सर केस टू के अंदर है ना, हमने इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस को मिक्स किया, ओके, फिर इसकी वजह से हमारा ईपीएस 11 आ गया, इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों हुआ सर? मैं कहा देखो यह हमारा ईपीएस 11 है, इट इज हायर देन द केस वन। केस वन में ईपीएस हमारा 10.5 था। अब ज्यादा क्यों हुआ उसका लॉजिक सुनो। तुम कमा कितना रहे हो? सर मेरा आरओआई है 15%, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? सर आरओआई है तो बिफोर टैक्स है, ईबीआईटी देखा जाता है ना, ईबीआईटी ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, बिफोर टैक्स है, ओके। तुम बिफोर टैक्स कितना कमा रहे हो? 15% कमा रहे हो, ठीक है। सर बिफोर टैक्स हम कमा रहे हैं, वी आर अर्निंग 15%, ओके, वी आर अर्निंग 15%, ठीक है। आफ्टर टैक्स अगर मैं देखूं, मैं कहा 15% कमा रहे हैं, 30% टैक्स लग जाता है, तो आफ्टर टैक्स देखोगे तो कितना होगा? आफ्टर टैक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कर दिया हमने 15 इंटू 1 - टैक्स रेट, कितना आएगा? 10.5%, ओके। 10.5% ये मैंने आफ्टर टैक्स देख लिया। नेट, नेट मतलब आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग या आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स। पेड और सेविंग, कमाओगे तो पे करना पड़ेगा, खर्चा है तो खर्चे पे टैक्स, सेविंग देखा जाता है, ठीक है। अर्निंग्स पे टैक्स पेड होता है ऑब्वियसली, और किसी एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग कंसिडर किया जाता है। तो नेट कमाई कितना रहा? 10.5%, क्योंकि 15% तुम कमा रहे हो तो 30% तो उसका गवर्नमेंट ले जाएगी। नेट कितना बचेगा? 10.5%, ओके। नाउ अब एक बात बताओ, केस टू में तुमने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड किया, हाँ किया, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स पे तुम कितना पे कर रहे हो? सर इनको हम 10% रेट से डिविडेंड दे रहे हैं। ये 10% बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स? सर ये आफ्टर टैक्स है। कल भी आपने हमको बताया था सर कि ये आफ्टर टैक्स है, इस पर किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग होता नहीं है, तो टैक्स सेविंग को कंसिडर करने की तो कोई बात ही नहीं आ रही है ना। तो कोई टैक्स सेविंग नहीं है, तो अगर मैं कहूं कि टैक्स को मैंने कंसिडर कर लिया, कोई सेविंग नहीं है, तो अब नेट मेरे को कितना देना पड़ रहा है? सर नेट मेरे को 10% देना पड़ रहा है, वी आर पेइंग 10%, ओके। अब खुद सोच लो कि भैया तुम पे कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये तुमने 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से रेज किए ना, किए सर। उनको दे कितना रहे हो? सर उनके पैसे पे उनको 10% प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उनके पैसे पे या यूं कहूं टोटल पैसे पे कितना कमा रहे हो? 10.5% कमा रहे हो, इक्विटी पे भी और प्रेफरेंस पे भी। तो कमा रहे हो 10.5, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कितना कर रहे हो? 10%। तो जितना तुम कमा रहे हो उससे कम पे कर रहे हो ना, वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग। जितना हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं 10%, उससे ज्यादा उसके पैसे पे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं सर। तो दैट मीन्स यहां पर ऑब्वियसली इसीलिए हमारा ईपीएस बढ़ गया। हम कौन? हम इक्विटी शेयर होल्डर। हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा रेज किया, हमने प्लानिंग किया भैया सारा पैसा खुद का नहीं लगा के थोड़ा इक्विटी थोड़ा प्रेफरेंस, हमने पैसा रेज किया, हम उनको 10% प्रोवाइड करवाएंगे डिविडेंड। अब हमने देखा कि भैया हम हमारी कैपिटल पे कमा कितना रहे? 10.5, 10.5, 15% बिफोर टैक्स है, 10.5 आफ्टर टैक्स है, और पे कितना करना पड़ रहा है अपने को? 10% पे करना पड़ रहा है। सो वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग, ओके।
सिंपल। अच्छा, मैंने कहा था कंपेरेबल बनाने के लिए हम इसको बिफोर टैक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर इसके कंपैरिजन में देखें तो 15% कमा रहे हैं, 15% जो कमा रहे हैं वो बिफोर टैक्स है। तो 10% जो तुम पे कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो तुम 10% पे कर रहे हो, इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो, इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो। 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.30 कितना आएगा सर? 10 डिवाइडेड बाय 0.70 कितना है? 14.2857%। ऐसे कंपेयर कर लो, या तुम कमा रहे 15% हो, पे कितना कर रहे हो? 14.28। तो वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग, सिंपल। सो ईपीएस क्या आ गया? ज्यादा आ गया, ठीक है। अर्निंग रेट इज ग्रेटर देन पेइंग रेट, वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग, ठीक है जी। तो इसलिए हमारा ईपीएस बढ़ गया। नाउ केस 2A को ऑब्जर्व करते हैं। 2A को मैंने कहा 2A में भी इक्विटी वालों ने कहा कि हम प्रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस का जो रेट है वो 10.5% है, कॉस्ट बढ़ गई। 2 से 2A में ईपीएस डाउन हो गया। ये तो समझ में आता है सर, 2 से 2A में कॉस्ट बढ़ गई है तो इसलिए ईपीएस डाउन हो गया है। लेकिन ऑब्जर्व मुझे ये करना है कि यहाँ पे 10.5, यहाँ पे भी 10.5, ऐसा क्यों? क्या इसके बीच में भी कोई लिंक है? क्या कोई ऐसा कोई कनेक्शन है इनके बीच में? मैं कहा हाँ। कितना पे करो देखते हैं। 10.5 कमा कितना रहे हो सर? वी आर अर्निंग, आरओआई कितना है सर? आरओआई हमारा, आरओआई वी आर अर्निंग, आरओआई बिफोर टैक्स है ना, कितना? 15%। ओके, और आफ्टर टैक्स कितना कमा रहे हैं? नेट, नेट करके देख लो। 15% को आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस टैक्स रेट 10.5%। ओके, तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना दे रहे हो सर? यहां पर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10.5% ही दे रहे हैं। इसका मतलब जितना हम कमा रहे हैं, अर्निंग है, अर्निंग रेट इज इक्वल्स टू पेइंग रेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे पे जितना कमाया तुमने, टोटल कैपिटल पे तुमने कमाया 10.5, मतलब इक्विटी पे भी इतना ही कमाया, प्रेफरेंस पे भी इतना कमाया, तो तुम कमा 10.5 रहे हो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कितना कर रहे हो? 10.5। इसका मतलब क्या हुआ? जितना उनके पैसे पे तुम कमा रहे हो उतना सारा उनको दे रहे हो। इसका मतलब तुमको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर तुमको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ। इसका मतलब जितना तुम्हारा ईपीएस ऑल इक्विटी के केस में था, उतना ही तुम्हारा ईपीएस यहाँ पे रह गया। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे पे जो तुमने कमाया वो तो सारा उनको ही दे दिया। ओ ऐसा क्या? हाँ। अब भैया है कि नहीं बढ़िया लॉजिक? अगर समझ में आ रहा है तो बोलना मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, ठीक है। चलिए, जिसको नहीं आ रहा वो एक से ज्यादा बार देखेगा, अपने आप आएगा। नए चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आए, एक से ज्यादा बार लग सकता है, ठीक है। एक बार में समझ में आ रहा है ना, मतलब समझ जाओ तुम, मस्त बच्चे हो, बढ़िया बच्चे हो, ठीक है। और सर हमको नहीं आया एक बार में समझ, तो अरे तुम भी मस्त हो जाओगे। हर एक का कैपेसिटी अलग अलग होता है, किसी को एक बार सुनते ही समझ में आता है, किसी को 4 बार बोलने पे समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, बट समझ में आना जरूरी है ना। इसको देखें बिफोर टैक्स कंपेरेबल बनाने के लिए, 10.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना आता है? 10.5 डिवाइडेड बाय 0.7 किया, 15%। ओके, तो हम कमा कितना रहे हैं? 15% बिफोर टैक्स, और प्रेफरेंस होल्डर्स को पे भी क्या कर रहे हैं? 15% बिफोर टैक्स। ओके, तो अर्निंग और पेइंग बराबर होने की वजह से, प्रेफरेंस होल्डर के पैसे पे जितना कमाया वो सारा उसको देने की वजह से हमारा ईपीएस ऑल इक्विटी के केस जितना हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ। प्रेफरेंस से पैसा रेज करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, जितना इनके पैसे पे कमा रहे हैं वो तो सारा इनको दे देते हैं, तो हमारे पास उतना ही बचा जितना ऑल इक्विटी के केस में बचा था, ठीक है। यहाँ ईपीएस और डाउन क्यों हो गया? मैंने कहा और ईपीएस डाउन होने का एक रीजन तो यही है ना कि डिविडेंड का रेट बढ़ गया, ठीक है। अब हम तो इससे कंपेयर करके देखते हैं, तो देख लेते हैं, इससे कंपेयर कर लेते हैं। केस 9, सॉरी केस कौन सा है? केस 2B। ओके, यहाँ पर ईपीएस कम है, थोड़ा कम हो गया, रीजन आरओआई तो था सर 15% कमा रहे हैं बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 10.5%। अब बात करते हैं पे कितना कर रहे हो तुम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना दे रहे हो सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम डिविडेंड दे रहे हैं 12%। ओह, बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स? सर ये आफ्टर टैक्स है, इसमें ये नेट कॉस्ट है, आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग, होना ही नहीं था सर टैक्स सेविंग। 12% नेट कॉस्ट आफ्टर टैक्स। ओके, इसका मतलब तुम कमा रहे तो 10.5 हो,
और पे ज्यादा कर रहे हो, मतलब अर्निंग इज लेस देन पेइंग। जितना तुम कमा रहे हो उससे ज्यादा तुमको पे कर रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन किस पे आएगा? सॉरी, एक्स्ट्रा बर्डन तो इक्विटी शेयर होल्डर पे ही आएगा ना, इसीलिए उनका ईपीएस डाउन हो गया, इसीलिए उसका ईपीएस डाउन हो गया है। सिंपल। ओके, सो यहां पर कंपेरेबल बनाने के लिए 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो 12 डिवाइडेड बाय 0.7, 17.142857। ओके, डन हो गया। तो ऑब्जर्व किया हमने केस 2, 2A और 2B को। सिंपल, वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग, डन। आफ्टर टैक्स देख रहे हैं, कंपेरेबल में देखने के लिए हम उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे डिवेंचर्स में देखते हैं। डिवेंचर्स में क्या ऑब्जर्व किया सर? पहला ऑब्जर्वेशन तो यही था कि देयर इज नो या देयर इज टैक्स। सर देयर इज, यस देयर इज टैक्स सेविंग ना। टैक्स सेविंग है ड्यू टू इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। देखो, ऑल इक्विटी के केस में 45,000 का टैक्स दे रहे थे ना तुम, ऑल इक्विटी के केस में 45,000 का टैक्स दे रहे थे। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया? अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर होल्डर्स को भी शामिल कर लिया, थोड़ा पैसा इक्विटी थोड़ा डिवेंचर। तो टैक्स कितना देना पड़ा? 30,000। कहां 45, कहां 30? यहाँ 27, यहाँ 22,500। टैक्स में सेविंग हुई कि नहीं? बिल्कुल भी। डिवेंचर्स यूज करने पर हमारे को टैक्स सेविंग हो रहा है। तो क्या करें? केस 3 में लिखते हैं देयर इज टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंशियल डिवेंचर होल्डर्स या ड्यू टू इंटरेस्ट। अब लिखो यहां पर क्या लिखें सर? केस 3 की बात करते हैं, इसकी केस 3 की बात करते हैं। टैक्स कितना देना पड़ रहा है तुमको? 30। इंटरेस्ट कितना? 50,000। ठीक है जी। तो टोटल इंटरेस्ट तुमने दिया कितना? 50,000। ओके, क्या तुमको किसी तरह का टैक्स सेविंग हुआ? हाँ हुआ सर। ऑल इक्विटी के केस में 45,000 का टैक्स था, अभी 30,000 का टैक्स है, तो 15,000 रुपए टैक्स के बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अगर ये तुम इंटरेस्ट ना देते तो पूरे 1,50,000 पे टैक्स लगता कि नहीं लगता? लगता सर। पूरे 1,50,000 पे 30% 45,000 लगता। अभी इंटरेस्ट 50,000 का खर्चा बुक किया तो टैक्सेबल जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 रह गया। 1,00,000 का 30% 30,000 ही टैक्स देना पड़ रहा है, तो 15,000 टैक्स सेविंग हुआ कि नहीं हुआ? तो अब डिसीजन मेकिंग पर्पज से हम ये कहेंगे कि 50 माइनस 15, 35,000 ही हमारी इफेक्टिव कॉस्ट है आफ्टर टैक्स कॉस्ट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ओके, 35,000 रुपए ही हमारी इफेक्टिव कॉस्ट है। डन। चलिए आगे देखो। अब सर इसको रेट में कन्वर्ट करके भी देख लें क्या? हाँ करके देख लो, रेट में कन्वर्ट करके भी देख लो। 50,000 रुपए तुमने इंटरेस्ट दिया और तुम्हारा डिवेंचर्स कितना था? 50%, मतलब 10 लाख का 50% 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पे 50,000 तुम पे कर रहे हो, मतलब 10% दे रहे हो। ऑब्वियसली डिवेंचर का रेट कितना था? 10% था। ठीक है, बट ये बिफोर टैक्स है। क्या है? बिफोर टैक्स। अभी इस पर टैक्स सेविंग भी हुआ। अच्छा, टैक्स सेविंग होने के बाद नेट कॉस्ट कितना पड़ा? 35,000, 35,000। कितने पे? 5 लाख पर। तो कितना बेटा? 7%। 7%। वैसे भी 10 में से 30% लेस करके 7% डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। आया समझ में? कल जो बताया था वही है। आगे बढ़ते हैं। सर इसमें ना ईपीएस इतना कैसे इंक्रीज हो गया? इतना कैसे इंक्रीज हो गया? हो गया भैया, अच्छा खासा टैक्स सेविंग हुआ है। कैसे? तुम कमा कितना रहे हो? आरओआई कितना है तुम्हारा? सर आरओआई 15% है। बिफोर टैक्स? बिल्कुल बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स कितना हुआ फिर? 15 इंटू 1 माइनस 0.30, 10.5%। ओके, नाउ वी आर पेइंग। कितना तुम पे कर रहे हो? कितना तुम पे कर रहे हो? सर पे हम कर रहे हैं 10% बता रहा है सर। ये बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? सर बिफोर टैक्स है ये। क्यों? क्योंकि अभी इस पर टैक्स सेविंग होना बाकी है। ये 10% क्या है? बिफोर टैक्स है। 15,000 का टैक्स सेविंग भी तो हो रहा है, तो आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 7% हुआ। ओके, तो मैं लिख देता हूं वी आर पेइंग 10% बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना? 7%। नाउ देख लो, क्या तुम्हारा अर्निंग रेट तुम्हारे पेइंग रेट से ज्यादा है कि नहीं? बिल्कुल है सर, अच्छा खासा ज्यादा, इसीलिए अच्छी खासी ईपीएस बढ़ गई है। हम लोग पे कर रहे हैं कितना? 10%। डिवेंचर होल्डर को उनके पैसे पे 10% दिया जा रहा है, जबकि उनके पैसे पे कमाया कितना जा रहा है? 15% कमाया जा रहा है। तो 5% एक अच्छा खासा अमाउंट कमाया जा रहा है, इसीलिए ईपीएस
अच्छा खासा इंक्रीज होकर 14 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहाँ ईपीएस डाउन हुआ, क्यों? क्योंकि 10 की जगह 12% रेट है, कॉस्ट बढ़ेगा तो ईपीएस डाउन होगा। लेकिन फिर भी ये केस 1 से तो ईपीएस अभी भी ज्यादा है, केस 1 से तो ईपीएस अभी भी ज्यादा है, तो ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, ईपीएस 12.6 है, केस 1 से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हम कमा रहे कितना आरओआई 15%, और अगर मैं आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 30% लेस कर दो, और क्या है 10.5%। क्या पे कर रहे हो सर? हम लोग पे कर रहे हैं किस पर? डिवेंचर होल्डर्स पर। 3A के अंदर आप क्या दे रहे हो सर? 3A के अंदर 12% दे, 12%। ओके, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? सर ये बिफोर टैक्स है। डिवेंचर्स पे, लोन पे जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो बिफोर टैक्स है, क्योंकि इस पर टैक्स सेविंग कंसिडर करना बाकी है। तो अगर आप टैक्स सेविंग को कंसिडर कर लेते हो, 30% है ना टैक्स रेट, तो कितना आएगा सर? फिर तो है ना 12 इंटू 0.7, 8.4% आएगा। अब बताओ, क्या इस केस में तुम जो कमा रहे हो, तुम्हारी जो अर्निंग है, क्या वो पेइंग रेट से ज्यादा है? क्या तुम्हारी अर्निंग रेट, क्या तुम्हारी पेइंग रेट से ज्यादा है? बिल्कुल सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सॉरी डिवेंचर होल्डर्स को हम पे कर रहे हैं 12%, और उनके पैसे पे कमा रहे हैं 15% आरओआई। सिंपल। ओके, तो इसीलिए ईपीएस केस 1 से बड़ा है, तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को डिवेंचर का पैसा यूज करना बेनिफिशियल रहा, क्योंकि केवल ऑल इक्विटी में तो 10.5 था, यहां पर ईपीएस 12.6 है, तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ इक्विटी के साथ डिवेंचर यूज करने पर? बिल्कुल। केस 3 भी ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे रेट 15%, 15%, अच्छा 15%, हाँ। हम कमा कितना रहे सर? आरओआई 15%। ओके, और अगर आफ्टर टैक्स देखा जाए, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद हमारे पास कितना अर्निंग रहेगा? 10.5%, टोटल कैपिटल का 10.5%। ओके, अब पे कितना कर रहे हो डिवेंचर होल्डर्स पे? रेट कितना? 15% इंटरेस्ट दे रहे हो, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? सर बिफोर टैक्स, क्यों? क्योंकि अभी इस पर टैक्स सेविंग कंसिडर करना बाकी रह जाता है। तो आप ओके, टैक्स सेविंग को कंसिडर करोगे तो नेट कितना पे कर रहे हो? 10.5। तो यहां पर तुम्हारा अर्निंग रेट और पेइंग रेट बराबर हो गया। डिवेंचर होल्डर के पैसे पे जितना कमा रहे हो उतना तो उनको दे देते हो, इसलिए तुम्हारा ईपीएस जो रहा वो जस्ट इक्वल रहा किसके? केस 1 के। केस 1 ऑल इक्विटी वाला, उसमें भी 10.5 ईपीएस था, 10.5, और यहां पर भी 10.5 है। रीजन? क्योंकि जितना डिवेंचर होल्डर के पैसे पे तुम कमा रहे हो उतना तो उनको पे कर रहे हो। ओके, तो तुम्हारी पॉकेट से कुछ नहीं गया, ना ही तुम्हारे पॉकेट में कुछ आया इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसलिए तुम्हारा ईपीएस कैसा रहा? ऑल इक्विटी के केस वाला रहा। चलिए नाउ केस 3C देखते हैं। केस 3C में क्या बोला? 5 लाख इक्विटी, 5 लाख डिबेंचर्स। ठीक है, इस बार रेट कितना है? इस बार रेट सर 16% और बढ़ा दिया, इसलिए ईपीएस और डाउन हो गया 9.8। केस 1 से कंपेयर करते हैं, वी आर अर्निंग आरओआई, सर हम कमा रहे हैं 15%। आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 10.5%। ओके, पे कितना कर रहे हैं सर? पे हम कर रहे हैं कितना? 16% बिफोर टैक्स, बिल्कुल बिफोर टैक्स। ओके, आफ्टर टैक्स देखा जाए तो कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी, हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट के खर्चे की वजह से टैक्स सेविंग भी तो होता है। तो 16 इंटू 70% किया 11.2%, 11.2%। सो वी आर अर्निंग लेस देन वी आर पेइंग। कमा कम रहे हैं, पे ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ईपीएस तो डाउन होना था। तो भैया ये अगर मिक्स यूज करते हो तो इससे अच्छा ऑल इक्विटी यूज कर लो। तो ऑल इक्विटी यूज करें या ये वाला? मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना। तो हर बार जरूरी नहीं है कि सर इक्विटी के साथ डिबेंचर मिक्स करेंगे तो हमारा ईपीएस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिपेंड करेगा रेट पर भी। नो डाउट डिबेंचर यूज करने पर टैक्स सेविंग होता है, लेकिन फिर भी नेट कॉस्ट चेक करना पड़ेगा ना, कितना तुम पे कर रहे हो। तो 16% डिबेंचर है भाई, हम कमाई 15% रहे इनके पैसे पे, तुम 16% इनको दे दोगे तो कैसे होगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए डन। तो इसीलिए ईपीएस क्या हो गया? डाउन हो गया। चलिए, तो आज क्या करते हैं अपन? आज अपन इतने रखते हैं, कल और कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे अपन, ये वाली ईपीएस वगैरह की कैलकुलेशन। ठीक है, क्या करें बोलो? आज इतने रखते हैं, या ईपीएस की कैलकुलेशन हम कर लें? और सर 2 क्वेश्चन है, कर डालो। सर 2 क्वेश्चन है, कर डालो। ठीक है, देखो जरा
कर देते हैं। ठीक है, ईपीएस की कैलकुलेशन आ जाओ। 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कर देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक का मामला। अच्छा, तुमको समझ में आया क्या? है ना, ब्रेक की नीड हो तो तुम एक बार ब्रेक छोटा सा अपने आप में ले लेना, आंखें बंद करो, शांति से अनुभव करो, ठीक है ना, एकदम शांति से। चलो देखें अब एग्जाम्पल। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 25 लाख। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 25 लाख। अच्छा, ऑलरेडी आपने इक्विटी से पैसा रेज कर रखा है 25 लाख रुपए। फेस वैल्यू कितना? 100 रुपए। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर? नंबर ऑफ शेयर्स है ना 25,000 शेयर्स हो गए। ओके, मार्केट रेट दे रखा होगा तो एक अलग बात है, वरना फेस वैल्यू से हम डिटरमाइन कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है और वो फेस वैल्यू पे होता है, पेड अप वैल्यू पे बुक होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख थ्रू। मैनेजमेंट प्लान कर रहा है 20 लाख रुपए रेज करना, मतलब 25 लाख उसकी ऑलरेडी कैपिटल है, अब वो देख रहा है कि 20 लाख रुपए और रेज कर लूं। रेज करने के लिए ऑप्शन क्या क्या है उसके पास? पहला ऑप्शन है सारा का सारा पैसा इक्विटी से रेज कर लिया जाए, पूरे 20 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर लिया जाए। अब पूरे 20 लाख रुपए अगर आप इक्विटी से रेज करते हो तो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर? और कितने शेयर इश्यू कर रहे हो? 25,000 तो पहले से थे, वो तो है ही, उसके साथ में है ये प्लस ये प्लस ऑल्टरनेट है ना। 25 लाख तो ऑलरेडी तुम्हारी कैपिटल है, 20 लाख और रेज कर रहे हो, तो ये 20 लाख अगर इक्विटी से रेज करोगे तो 20,000 शेयर्स और इश्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, 10 लाख इक्विटी से और 10 लाख 8% डिवेंचर से। अगर 10 लाख इक्विटी से करोगे तो 10,000 ही इक्विटी शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो, बाकी डिवेंचर से रेज कर रहे हो। 5 लाख रुपए अगर इक्विटी से कर रहे हो, मतलब 5,000 तो आप इक्विटी शेयर से कर रहे हो, 15 लाख रुपए डेट से कर रहे हो। ठीक है, 9% डेट। और 10 लाख अगर आप इक्विटी से कर रहे हो, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर, मतलब 10,000 तो इक्विटी शेयर से हो रहा है और बाकी के 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से आप रेज कर रहे हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, ध्यान देना, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मतलब पैसा रेज करने के बाद, ऑन, लिख देता हूं, ऑन 45 लाख कैपिटल, ऑन 45 लाख कैपिटल, 45 लाख रुपए की कैपिटल पे। एक्सपेक्टेड बोला ना, एग्जिस्टिंग बोलता तो 25 लाख की कैपिटल पे, एक्सपेक्टेड बोला तो 45 लाख की कैपिटल पे। 45 लाख की कैपिटल पे तुम कितना कमा रहे हो? 8 लाख रुपए कमा रहे हो। ओके, टैक्स रेट 30% है। सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, मतलब जिसका ईपीएस ज्यादा होगा। हिंट क्या दिया? एग्जाम में नहीं मिलेगा हिंट, ये सिर्फ समझने के लिए। अल्टरनेटिव हैविंग हाईएस्ट ईपीएस इज द बेस्ट। ओके, तो जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका ईपीएस ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली वहीं से पैसा रेज करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए ओके करते हैं। देखो, अलग अलग केसेस होंगे, अलग अलग कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर्स में मैंने लिख चुका हूं, ऑल इक्विटी का केस, इक्विटी प्लस 8% डिवेंचर, इक्विटी प्लस 9% डेट और इक्विटी प्लस 5% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जो था हमने सारा लिख दिया है। नाउ ईबीआईटी कितना रहेगा? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी गिवन था 8 लाख, 45 लाख की कैपिटल पे हम देख रहे हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल जो पैसा रेज कर रहे हैं उसी पर देखना हो, ना ना ना, 20 लाख पे नहीं नहीं नहीं, पूरे। अब पैसा रेज करने के बाद कैपिटल कितना हो जाएगा, उस टोटल कैपिटल पे हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कितना है एक्सपेक्टेड ईबीआईटी? 8 लाख रुपए। मतलब सर आरओआई कितना हुआ? अगर तुम आरओआई देखना चाहो, अगर तुम आरओआई देखना चाहो तो 8 लाख रुपए अपॉन 45 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100, मतलब तुम्हारा जो आरओआई रहेगा 17.7777
17.77% रहेगा, या यूं कहूं 78% रहेगा, 17.78%। ओके, ठीक है सर, डन है। तो ये ऑल इक्विटी वाला केस देख लेते हैं पहले। ऑल इक्विटी में कोई इंटरेस्ट देना है? नहीं सर, ठीक है। एग्जिस्टिंग को मत भूल जाना, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है वो भी याद रखना। 8 लाख रुपए, टैक्स कितना? 30%, 240। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 560। प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल से पैसा रेज नहीं किया, डैश। हितेश कितना? 5,60,000। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? ध्यान से, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है वो तो आएंगे ही आएंगे, 25,000 प्लस नया पैसा तुम इक्विटी से रेज कर रहे हो 20 लाख, 20,000 शेयर और इश्यू कर दिए तो 25,000 प्लस 20,000, 45,000 शेयर्स हो गए हैं। ठीक है, 45,000। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देंगे, वो क्या करेंगे, ये 20,000, 20 लाख देखा नहीं, 20,000 शेयर लिख देंगे, काम हो गया। नहीं, एग्जिस्टिंग को भूल गए क्या तुम? वो भी तो है। ये 8 लाख रुपए केवल 20 लाख पे थोड़ी कमा रहे हो, पूरे 45 लाख रुपए पे कमा रहे हो। ठीक है, 560 डिवाइडेड बाय 45,000, 45,000, 12.44, ये ईपीएस रहा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इक्विटी से 10 लाख और डेट से 10 लाख रेज करते हैं तो क्या होगा। मैं कहा ईबीआईटी में कोई फर्क नहीं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इम्पैक्ट नहीं करता है। क्या इंटरेस्ट देना है? बिल्कुल सर, इस बार 10 लाख पे 8% इंटरेस्ट देना है, तो मैंने लिखा 10 लाख, 10 लाख इंटू 8% किया 80,000। ओके, रिमेनिंग कितना? 720। तो 720 का 8 लाख में से 80,000 माइनस किया, 720 का 30%, 2,16,000 टैक्स का अमाउंट हो जाएगा, और माइनस इक्वल टू किया तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 5,04,000, 5,04,000। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिंपल। फिर लेस कर दो क्या सर? लेस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, है क्या कुछ? नहीं। तो 5,04,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे सर? इस बार 10,000 तो ये हो गए, और 25,000 पहले वाले, तो 35,000 हो गए हैं, बिल्कुल। तो आप यहां पे लिख दो 35,000 शेयर्स। तो 5,04,000 डिवाइड बाय 30, 25 पहले के और 10 अभी के, 14.4, 14.4। तो पहले वाले से तो ये बेटर हो गया। क्यों? रीजन है ना, आप कमा कितना रहे हो बिफोर टैक्स? 17.77। और डिवेंचर होल्डर्स को या डेट पे दे कितना रहे हो, लोन पे दे कितना रहे हो? 8%, बस। ये भी तो बिफोर टैक्स है। हाँ सर, ये बिफोर टैक्स होता है, इस पर टैक्स सेविंग अलग से कंसिडर करते हैं, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होती है। तो ये बिफोर टैक्स है और ये भी बिफोर टैक्स है। कंपेयर करके देख लो, तुम ज्यादा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, पे कम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिल्कुल। इसीलिए ऑल इक्विटी के बजाय ये वाले केस में ईपीएस बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 9% दे रहे हैं इस बार, 100, लेकिन 15 लाख डेट। मैं कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी डेट हो, ठीक है ना, रेट तो 9% ही है ना। ओके, ईपीएस इससे तो ज्यादा ही होगा। ओके, क्योंकि पूरा पैसा तुम इक्विटी के बजाय यहां से ले रहे हो, लो आराम से लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अर्निंग रेट क्या है? 17.77 बता रहा है, ठीक है ना। ऑन टोटल कैपिटल आरओआई तुम्हारा 17.77 बता रहा है, जबकि तुम पे 9% ही कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना? 8 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना? 15 लाख का 9%, 15 लाख का 9%, 1,35,000। ओके, ठीक है। तो 8 लाख में से मैं अगर 135 लेस कर दूं तो 665। ओके, 665 इंटू 30% करेंगे, टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, और माइनस इक्वल टू करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 465500। प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे सर? नंबर ऑफ शेयर में ऐसा है कि एग्जिस्टिंग जो 25 है वो तो होंगे ही होंगे, प्लस आप 5 लाख इक्विटी से रेज करो, मतलब 5,000 इक्विटी शेयर और इश्यू कर रहे हो, तो 25 और 5 30,000। ओके, 30,000 शेयर्स डिवाइड किया 30,000 से तो आया 15.51, 15.516। परसेंटेज क्या करे, रुपए में आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका है ना, 10 लाख इक्विटी से और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स से। इस बार प्रेफरेंस शेयर्स से रेज। अच्छा, मैंने बोला था ना, देखो कि ईपीएस बढ़ेगा, यहाँ से तो ज्यादा ही आएगा, आया, देखा, आ गया, ठीक है सर। यहां से भी क्यों बढ़ा, दिमाग नहीं लगाना।
यहां से भी क्यों बढ़ा सर? रेट तो जबकि 8 से 9% हो गई थी, फिर ईपीएस यहां से यहां क्यों बढ़ गया? मैं कहा देखो इफेक्टिव कॉस्ट, देखो इफेक्टिव कॉस्ट देखना जरा यहां पर, टैक्स सेविंग को कंसिडर करना। यहां से यहां टैक्स सेविंग कितना हुआ था सर? देखा जाए तो यहाँ पे 80,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे एक 35 का दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है? ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। एक तो टैक्स सेविंग की वजह से, एक तो टैक्स सेविंग की वजह से, दूसरा क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी तो कम हो गए। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम हो गए तो जो भी अर्निंग्स है वो ऑब्वियसली कम लोगों में एलोकेट होगी। तो इस वजह से ये दो रीजन है जिसकी वजह से क्या हो गया है? ईपीएस इंक्रीज हो गया है। चलिए बाकी पूछेगा नहीं तुमसे, है ना, दिमाग नहीं लगाना इसमें। नाउ इक्विटी 10 लाख और प्रेफरेंस शेयर भी 10 लाख है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी वही रहेगा, चाहे प्रेफरेंस से भी पैसा रेज करो तो भी क्या टोटल कैपिटल पे देखा जाता है। इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट नहीं जाएगा। ओके, तो 8 लाख, 30% 240, 5,60,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे कितना? 10 लाख पे 5%। 10 लाख पे 5%, ये है ना, यहाँ पे लिख देना सबसे बेटर होता है प्रेजेंटेशन में। अगर यहाँ नहीं लिखते ना तो हमको बार बार यहाँ पे जाके दिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बेस्ट क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन पहले पर्टिकुलर्स और यहाँ पे ये सब लिखो और देन ईपीएस की कैलकुलेशन करो। तो 10 लाख पे 5%, 10 लाख पे 5%, ओके। और 10,000 इक्विटी शेयर हैं जो नए रेज किए। 10 लाख का 5% कितना होगा? 50,000। 10 लाख इंटू 5%, ठीक है, 50,000। बाकी कितना बचा? 5,10,000। 5,10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना? और सर 25 पहले के 10 अभी के, 35,000। तो 5,10,000 डिवाइड बाय 35,000 शेयर्स, ओके, कितना आया? 14.5714। 14.5714 डन हो गया। तो बताओ ईपीएस कहाँ जा रहा था सर? ऑल्टरनेटिव 3 के अंदर। अगर हम पैसा इक्विटी 5 लाख रेज कर, 5 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर रहे हो, 15 लाख अगर हम डेट से रेज कर रहे हैं 9% डेट से, ओके, तो लिख दो द बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है ना। सिंस ईपीएस इज हाईएस्ट in alternative 3, since EPS is highest in alternative 3, so it is better to raise money, ठीक है ना, किससे? ₹5 लाख, 5 लाख तो इक्विटी से, 5 लाख फ्रॉम इक्विटी, एंड 15 लाख, 15 लाख रुपए फ्रॉम 9% डेट, फ्रॉम 9% डेट। हो गया, डन, चेक। तो आसान था कि नहीं था? ईपीएस कैलकुलेट करना था, नथिंग एल्स। बस ध्यान क्या रखना था, ये जो नया पैसा रेज कर रहे हो 20 लाख, ये केवल इस पे नहीं होगा, टोटल पे होगा। 25 ऑलरेडी और 20 अभी, 45 लाख पे सारी कैलकुलेशन है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी का मतलब क्या? पैसा रेज करने के बाद आपका ईबीआईटी कितना होगा, मतलब टोटल कैपिटल 45 लाख पे कितना होगा, मैंने लिखा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखो। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पार्थ लिमिटेड इज, क्या बोल रहे हैं? पार्थ लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर 40 लाख रुपए। अच्छा ये एग्जिस्टिंग है ना, ये एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? ये सारा डेटा एग्जिस्टिंग है, तो मैं एक काम करता हूं, एग्जिस्टिंग यहां लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग क्या क्या? इक्विटी शेयर्स 40 लाख डिवाइड बाय 100 कितना होगा? 40,000, 40,000 शेयर। रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, 20 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग्स है। प्रेफरेंस शेयर 25 लाख का है, तो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तुम कितना दे रहे हो? सर एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम दे रहे हैं 25 लाख का 8%। 25 लाख का 8% कितना होता है? 2 लाख रुपए, ओके। इंटरेस्ट कितना दे रहे हो? एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट
15 लाख पे 8%, 15 लाख पे 8%, 15 लाख का 8%, 1,20,000। ये जो मुझे डेटा रिक्वायर्ड था ना, ये मैंने देख लिया। ऑलरेडी कैपिटल कितना 1 करोड़ लगा हुआ है। आरओसीई वही आरओआई, आरओआई आपका कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह दो, 12%, मतलब आप अपनी कैपिटल पे 12% कमाते हैं। ईबीआईटी कितना रहेगा 12%। ओके, टैक्स रेट 30% है। अब कंपनी रेज करना चाहती है 50 लाख रुपए और तीन ऑल्टरनेट है। 40,000 इक्विटी शेयर्स है, इश्यू कर रहे हो 100 रुपए वाला, 25 रुपए प्रीमियम मतलब 125 रुपए पर, या पूरे 50 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रहे हो, या पूरे 50 लाख डिवेंचर से रेज कर रहे हो, 8% डिवेंचर से। नया क्या मिला, पी रेशियो गिवन है, प्राइस अर्निंग रेशियो। सर ये क्या होता है, ये तो सीखा ही नहीं। पी रेशियो होता है, यहां पे दे रखा है प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब एमपीएस अपॉन ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब ईपीएस तो तुम कैलकुलेट कर लोगे ना, हाँ सर ईपीएस तो हमको आता है। बस ईपीएस को अगर मैं पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एमपीएस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। ईपीएस इंटू पीई रेशियो करूंगा तो एमपीएस आएगा। पी रेशियोज मुझे गिवन है तीनों अल्टरनेटिव्स के, ईपीएस में कैलकुलेट कर लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते मेरे पास एमपीएस आएगा। और इस बार जो सिलेक्शन होगा ना वो हाईएस्ट ईपीएस के बेसिस पर नहीं, हाईएस्ट एमपीएस के बेसिस पर होगा। ये कैसे पता चलेगा, बता रहा हूं ना अभी, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चन है। तो अगर एमपीएस की कैलकुलेशन नहीं हो तो ईपीएस तक डिसाइड करना कि कहाँ ईपीएस ज्यादा आ रहा है, और अगर पी रेशियो गिवन हो तो एमपीएस कैलकुलेट करके देखना किधर एमपीएस ज्यादा आ रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर किधर ज्यादा आ रहा है। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, सिंपल। चलो कर देंगे फटाफट से। देखो तीनों अल्टरनेट में हम एमपीएस की कैलकुलेशन कर देते हैं, ध्यान से करना। ईबीआईटी क्या रहेगा, पैसा रेज करने के बाद देखना। तो सर पैसा रेज करने के बाद हमारा टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, सर 1 करोड़ ऑलरेडी है, 50 लाख और रेज कर रहे हैं, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 करोड़ तो ऑलरेडी है, 50 लाख रुपए और रेज कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। ओके, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्या बोल रहा है, 12% कमाते हो तुम, 12% कमाते हो, अच्छा। तो 1 करोड़ 50 लाख का 12% कितना होगा, सर 1 करोड़ 50 लाख इंटू 12%, 18 लाख रुपए, 18 लाख, 18 लाख रुपए अपना एक्सपेक्टेड ईबीआईटी रहेगा। तो पैसा रेज करने के बाद हमारा ईबीआईटी होगा 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपीस। ओके, 18 लाख रुपए डन। अब लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बड़ा ध्यान से करना, क्या कोई एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है, हाँ सर एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट भी है, तो वो लेस करना, 1,20,000। चाहे तुम पैसा इक्विटी से रेज कर रहे हो, चाहे तुम पैसा प्रेफरेंस से रेज कर रहे हो, चाहे तुम पैसा डेट से रेज कर रहे हो, नया पैसा, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। एग्जिस्टिंग जो डिबेंचर होल्डर से पैसा ले रखा है उनको इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। नया पैसा तुम किससे ले रहे हो वो अलग मैटर है, एग्जिस्टिंग वाला तो किसी से भी तुम पैसा रेज कर लो। अब तुम चाहे इक्विटी से करो, प्रेफरेंस से करो, डिबेंचर से करो, कोई दिक्कत नहीं भैया, इनको तो पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। ओके, अच्छा ये भी होता है, ऐसा होता है, हाँ। न्यू न्यू कितना दोगे, मैं कहा अब न्यू में इक्विटी से अगर मैं रेज कर रहा हूँ ना, इक्विटी से अगर पैसा रेज कर रहा हूँ तो नया इंटरेस्ट नहीं देना, निल। प्रेफरेंस से रेज कर रहा हूं तो भी नहीं देना, हाँ डिबेंचर से रेज कर रहा हूं 50 लाख रुपए 8% से, तो 50 लाख इंटू 8%, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा। देखो अब बचा कितना, 18 लाख में से माइनस कर देता हूं 1,20,000, 16,80,000, 16,80,000, 16,80,000, और यहाँ पे 4 लाख और माइनस हो जाएगा तो 12,80,000। टैक्स देखते हैं, इंटू 30%, 5,04,000। ओहो इतना सारा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल। कमा रहे हो तो टैक्स तो दोगे ना। ओके, बाकी टैक्स सेविंग के लिए भाई बैठा है, हाँ लीगल तरीके से सारा टैक्स सेविंग जितना होगा वो करवा देंगे। 1280 इंटू 30% कितना, 384, 384 माइनस इक्वल टू 8,96,000,
8,96,000। ओके डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंशियल डिविडेंड, एग्जिस्टिंग वालों को मत भूल जाना, ये तो देना ही देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए का एग्जिस्टिंग है, वो तो देना ही पड़ेगा 25 लाख की कैपिटल पे जो ऑलरेडी है। तो जो 2 लाख है वो तो भैया देना ही है, तुम चाहे कहीं से भी पैसा रेज कर लो। 2 लाख रुपए का डिविडेंड जो देना है वो तो देना ही देना है। अब अगर तुम पैसा इक्विटी से रेज कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो नहीं देना। नया पैसा तुम प्रेफरेंस से कर रहे हो तो यस, और एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। 50 लाख का 9%, 50 लाख इंटू 9% कितना, 450। तो ये मैंने लिख दिया 450 डन, और यहां पर लिख दिया नील क्योंकि मैं डेट से पैसा रेज कर रहा था। ठीक है, नाउ इतेश कितना आ गया सर, ये आ गया 9,76,000। ये फिर 1176 माइनस 2 लाख माइनस 450, 526, 5,26,000, और ये आएगा 6,96,000। ओके देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बड़ा ध्यान से, इसमें भी एग्जिस्टिंग वालों को मत भूल जाना। एग्जिस्टिंग 40,000 तो लेने ही लेने, 40,000 पहले के 40,000 और शेयर इश्यू कर रहे हो, 40,000 कर रहे हो क्या? हाँ सर 40,000। सर यहाँ पे 40,000 शेयर 100 रुपए वाले पैसा आ जाएगा क्या 50 लाख? हाँ हाँ, 40,000 शेयर 125 से मल्टीप्लाई करके देखो, इश्यू प्राइस 125 है ना, 50 लाख रुपए रेज हो गए, सिंपल। लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो 40 है ना, 40 पहले के 40 अभी के, टोटल कितने 80। ऑल्टरनेटिव 2 क्या है, प्रेफरेंस से पैसा रेज कर रहे हो, मतलब इक्विटी से नहीं कर रहे हो तो क्या इक्विटी शेयर 0 लिख दो? नहीं, एग्जिस्टिंग तो आएगा ना, 40,000 तो आएगा ना। ओके तो सेकंड में 40,000 शेयर्स और थर्ड में भी 40,000 शेयर्स। ओके कितना आएगा ईपीएस, 9,76,000 डिवाइड बाय 80,000 कितना हो, 12.2 रुपीस। यहाँ पे 5,26,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना, 13.15। फिर 6,96,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना, 17.4। ये लो जी ईपीएस आ गया, बट ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन नहीं देना। एक छोटा सा काम और कर लेना है, पी रेशियो गिवन है, प्राइस अर्निंग रेशियो 22.5, 18 और 15। 22.5 और कितना कितना था, 18 और 15। बस तुमको क्या करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है। एमपीएस का फॉर्मूला ईपीएस इंटू पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो सिंपली क्या होता है, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। एमपीएस और ईपीएस का रिलेशन होता है और कुछ नहीं। अब मल्टीप्लाई करो, 12.2 इंटू 22.5, 274.5। ओके 13.15 इंटू 18, 236, 236.7, एंड लास्ट 17.4 इंटू 15 कितना, 261। तो किधर एमपीएस ज्यादा था, फर्स्ट में। अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो आपका एमपीएस ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो क्रॉस चेक कर लें क्या हम। सर ये देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है, 274.5, 236.7, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। डन, तो कंक्लूजन दे दें क्या, लिख देना, शॉर्ट में लिख देता हूं, सिंस एमपीएस इज हाई इन ऑल्टरनेटिव 1, एमपीएस हाईएस्ट का है ऑल्टरनेटिव 1 में, सो इट इज बेटर टू इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स। बस हो गया, डन। सो इट इज बेटर टू इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स। डन, चलिए ओके तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ईपीएस सीखा, एमपीएस भी सीखा। ईपीएस के थ्रू हमने जाना कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा, जहाँ पे ईपीएस हाईएस्ट होगा वहां से हम पैसा रेज करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और पी रेशियो की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो एमपीएस कैलकुलेट करने के बाद चेक करना कि भैया एमपीएस कहाँ पे ज्यादा आ रहा है। डन, चलिए कल आते हैं, मिलते हैं और फिर रिकॉल करते हैं। घर से तुम रिकॉल करके आना। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।